Hello friends, welcome to our channel Only Civil Service and this is Tanvi Pahuja. मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज राजगोपालाचारी फॉर्मूला. सी राजगोपालाचारी वॉज एन इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर इन दैट टाइम. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट. राजगोपालाचारी फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो उससे पहले कुछ सर्कमस्टेंसेस देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि व्हाट वाज द नीड दैट राजगोपालाचारी हैज़ टू प्रेजेंट अ फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ अस. तो व्हाट वाज द नीड? हमने ये देखा 1927 का जो समय था वहाँ पर दिल्ली प्रपोजल के बारे में हमने पढ़ा था. दिल्ली प्रपोजल में मुस्लिम लीग के लीडर्स को 4 प्रपोजल लगते हैं इन फ्रंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब वो क्यों रखे जाते हैं? ताकि आप उनके प्रपोजल्स को नेहरू रिपोर्ट में एक्सेप्ट करें और उसमें डालें. लेकिन उन 4 प्रपोजल्स में से सिर्फ मात्र एक प्रपोजल ही एक्सेप्ट किया जाता है, जिस बात पे जिन्ना जो रहते हैं मुस्लिम लीग के लीडर, ही वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी. वो क्या करते हैं, अपने कुछ 14 पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं. वो 14 पॉइंट्स आगे जाके पाकिस्तान के फॉर्मेशन का बैकग्राउंड बनते हैं या बेसिस बनते हैं. तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं 1927 के टाइम से a drift started between Indian National Congress and Muslim League. Again, in 1934, we have studied about Pakistan resolution that was held in Lahore. लाहौर में एक मीटिंग होती है दैट वॉज फेमसली नोन एज पाकिस्तान रिजोल्यूशन. अब इस रिजोल्यूशन में क्या होता है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन में कुछ बातचीत की जाती है. वहाँ पर डिमांड की जाती है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टू नेशन थ्योरी की बात हो रही थी. देयर वाज अ डिमांड दैट वाज राइजिंग दैट वाज टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. अब जब नेशनलिस्ट लीडर्स को ये डिलेमा दिखता है, ये सिचुएशन दिखता है कि अभी तक तो फोर फ्रंट में सिर्फ 2 ही लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नाउ दे आर 3 ऑन द प्लेटफॉर्म, मुस्लिम लीग, नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो तीनों की अगर इसी तरीके से अनबन चलती रही तो इंडिपेंडेंस लेना, इंडिपेंडेंस उनसे छीनना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट. तो राजगोपालाचारी जो कि एक बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी रहते हैं, तो वो अपने एक फॉर्मूले को प्रेजेंट करते हैं इन 1944. नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ सी राजगोपालाचारी. टैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में ये एक्सेप्ट करा गया कि हाँ, मुस्लिम की डिमांड्स है टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. पहली जो पॉइंट राजगोपालाचारी फॉर्मूला की है दैट वाज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग शुड जॉइंटली पुट अ डिमांड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने बताया अगर इसी तरीके की स्थिति चलती रही, कांग्रेस अपनी अलग डिमांड्स पेश करती रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग रहती रही, तो हम कभी भी इंडिपेंडेंस को हासिल नहीं कर पाएंगे. हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि एक जॉइंट डिमांड पेश की जाए जो कि किसके खिलाफ हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, और हम उनके सामने कहें कि हमको अब आज़ादी चाहिए. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया कि हम इंडिपेंडेंस को मांगेंगे, लेकिन यहाँ जो ड्रिफ्ट पैदा हो गई मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो नेशन की 2 नेशन की थ्योरी सामने आ रही थी, उसका सॉल्यूशन क्या, इंडिपेंडेंस के बाद क्या? तो इंडिपेंडेंस के बाद की जाएगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. हर प्रोविंसेस के अंदर अपनी अपनी एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी. ठीक है, जिसका एक कॉमन सेंटर हुआ करेगा. अब ये गवर्नमेंट जो है वो इंटरिम रहेगी नेचर में. इंटरिम का मतलब टेम्पररी इन द नेचर, इट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग गवर्नमेंट. अभी फिलहाल इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, टेम्पररीली एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी. नाउ आफ्टर वॉट, आफ्टर दी वॉर, जो अभी वॉर चल रहा है जिस समय आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद राजगोपालाचारी बताते हैं कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, वो सारे एरियाज जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है. तो कौन से एरियाज थे वो, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा बाय प्लेबिसाइट. अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं. प्लेबिसाइट एक वोटिंग सिस्टम होता है जहाँ पर
उस एरिया के सिटीजन्स डिसाइड करते हैं कि अब हमें करना क्या है। जैसे कि एक मैटर दिया गया है, आपको सोवरेन स्टेट बनाना है या आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जुड़ना है। तो इस क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा? वहाँ के लीडर्स करेंगे, सॉरी वहाँ के सिटीजन्स करेंगे बाय वोटिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। सो प्लेबिसाइट इज अ वोटिंग सिस्टम in which citizens of that particular place decides about the asked question। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि वो अलग सोवरेन स्टेट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सारी बातें की जाएंगी थ्रू प्लेबिसाइड। अब इन केस अगर होता है ऐसा कि हाँ पीपल फेवर करते हैं कि जी हाँ बिल्कुल प्लेबिसाइड के थ्रू ज़्यादा वोट्स इस मुद्दे पे मिलते हैं कि हमें पार्टीशन कर देना चाहिए, यानी कि वी एग्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो क्या किया जाएगा? एक जॉइंट एग्रीमेंट किया जाएगा जिसमें दो गवर्नमेंट बनेंगी, ठीक है, जो अपनी अपनी नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। लेकिन 3 एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि इन दिस डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन विल बी हेल्ड जॉइंटली। इन तीनों मैटर्स को इकट्ठा होकर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो राजगोपालाचारी फॉर्मूले के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि हमको इस तरीके का प्लान बनाना चाहिए। अब जिन्ना को जब ये प्लान सुनाया जाता है, देन ही ऑब्जेक्टेड अबाउट दी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उन्होंने इसमें से सिर्फ एक पॉइंट को एक्सेप्ट किया, वो थी 2 नेशन की थ्योरी। उनको बहुत अच्छी बात लगी कि हाँ पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन सेंटर की बात कर रहे हो आप, तो एक कॉमन सेंटर की बात कर रहे हो जो पाकिस्तान को भी कुछ मैटर्स में रूल करेगा और इंडिया को भी। द कॉमन सेंटर्स आर कॉमर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन और डिफेंस। तो ये 3 मुद्दों को कॉमन सेंटर रूल करेगा। तो वो अपोज करते हैं कि नहीं, हमें ये कॉमन सेंटर वाली बात आपकी जम नहीं रही। और आपने जो ये मुद्दा उठाया है प्लेबिसाइड का, ठीक है, वी एग्री टू द टर्म्स ऑफ प्लेबिसाइड, लेकिन ओनली मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेस विल वोट। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे इन दी प्लेबिसाइड। हेंस दिस आइडिया ड्रॉप्ड, क्योंकि लीग्स का एटीट्यूड इतना था कि वो किसी भी चीज़ में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे। एक आइडिया तो हो गया ड्रॉप, सी राजगोपालाचारी चुप हो जाते हैं। फिर आते हैं 2 और व्यक्ति जो अपना एक पैक्ट, अपना एक समझौता पेश करते हैं। उस समझौते को कहते हैं हम देसाई लियाकत पैक्ट। अब इसका नाम देसाई लियाकत कैसे पड़ा? 1945 में, सबसे पहले तो जनवरी 1945 में इस पैक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय भूला भाई देसाई एंड लियाकत अली खान। तो इन दोनों के नाम से ही इस पैक्ट को नाम दिया गया देसाई लियाकत पैक्ट। अब क्या प्रपोज करता है ये पैक्ट, किन बातों को आगे रखता है? तो पैक्ट बोलता है कि वी शुड फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, हमको अभी इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए जो कि टेम्पररी नेचर में हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसमें किस तरीके से फॉर्मेशन होना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी असेंबली बनाई जाएगी सेंटर की फॉर लेजिस्लेशन मेकिंग, वहाँ पर जो लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, दैट विल बी इक्वली नॉमिनेटेड विद इन कांग्रेस एंड लीग और कांग्रेस से अंदर से इक्वल हम उसको नॉमिनेट करेंगे। अगेन द सेकेंड पॉइंट पुट फॉरवर्ड वॉज देयर वॉज 20% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, और साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई कि 20% हम रिजर्वेशन देंगे माइनॉरिटीज़ को। लेकिन स्टिल there was no compromise. The League attitudes and Indian National Congress attitudes was not in the terms that a situation of balancing was made. तो कोई compromise हमको समझ में नहीं आता। तो 1945 और 44 का समय अगर हम देखें तो यहाँ कई सारी चीज़ें हुई। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का काल थोड़ा सा दब गया था फेमाइन के समय से, 1943 के समय से, तो राजगोपालाचारी ने अपना फॉर्मूला रखा जो कि 44 में प्रेजेंट किया।
देसाई लियाकत ने अपना फॉर्मूला रखा जो कि 45 में किया गया। अब बोथ वर रिजेक्टेड, दोनों ही फॉर्मूलेस को रिजेक्ट कर दिया गया, दोनों ही प्लान्स को नेशनल कांग्रेस, तो ठीक है नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने प्रेजेंट किया, लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जून 1945 में एक और चीज़ हुई जो हमें याद रखनी है। वॉइसरॉय लिलिंगो वॉज सक्सीडेड बाय वॉइसरॉय वेवल। अब वेवल की एंट्री होती है इंडिया में, वेवल बन के आते हैं वॉइसरॉय, और ये आके अपना प्लान पेश करेंगे। जब उनने देखा कि इन्होंने सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी एक्सेप्ट नहीं किया, देसाई लियाकत भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वेवल इंडिया में एंटर करते हैं अपने एक प्लान के साथ, और उस प्लान को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए आप लोगों को मुझसे कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने हमारे चैनल को जो कि ओनली सिविल सर्विस है उसको सब्सक्राइब करिए। डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, do comment if you have any feedback, and subscribe our channel only civil service. Thank you guys, thank you for your love and support. Thank you.